हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम है आय व्यय रोजगार का निर्धारण, जिसके लास्ट वीडियो में हमने समग्र मांग के बारे में पढ़ा था कि समग्र मांग दो तत्वों, एक तो उपभोग मांग और एक निवेश मांग से मिलकर बनी है। अब दो क्षेत्रीय जो मॉडल है, अर्थात दो सेक्टर जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आय का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण। सरकार रहित अर्थव्यवस्था, जो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था है, टू सेक्टर जो अर्थव्यवस्था है जिसकी हम बात करेंगे, वहां सरकार नहीं है, सरकार का कोई व्यय नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल उपभोग मांग और निवेश मांग की बात कर रहे हैं। तो यह अर्थव्यवस्था कैसी है? सरकार रहित अर्थव्यवस्था, अर्थात टू सेक्टर इकोनॉमिक है। यहाँ पर में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो समग्र मांग है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो ही तत्व इसमें होते हैं समग्र मांग में, एक तो है सी और एक है आई। तो इन दोनों से मिलकर बनती है हमारी समग्र मांग एडी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसमें जो सी है उसका हमने मान ज्ञात किया था ना, हमने ज्ञात किया था जो सी है वो क्या होती है? कांस्टेंट सी, स्वायत्त उपभोग, जिसकी हमने चर्चा की थी। और सी वाई, सी यहाँ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और वाई यहाँ पर होती है आय। आप वाई को यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है आई अर्थात निवेश, जो कि हमने बताया था कैसा होता है? प्रत्याशित निवेश होता है, स्वायत्त निवेश होता है। तो यहाँ पर यदि हम वही दोनों फॉर्मूले फिट कर देते हैं, सी में हमने कर दिया कांस्टेंट सी और ये सी मल्टीप्लाई वाई, ये आ गया। सी के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का भी मार्क होता है। ठीक है, इसके बाद ये है निवेश, जो कि प्रत्याशित निवेश, जो कि कांस्टेंट मांग है, स्वायत्त निवेश, उसके बारे में हमने बताया था। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम समग्र मांग दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, ये हमारे समग्र मांग का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चूंकि हमें आय व रोजगार का स्तर हमने याद करना है, यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में है, अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में है, तो इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, मतलब आय के संतुलित रूप से हम इसे लिखेंगे। तो एडी की जगह हम y लिख देंगे, क्योंकि हमें आय ज्ञात करनी है, आय का संतुलन हम यहाँ देख रहे हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला वैसे के वैसे होगा, समग्र मांग मतलब आय का स्तर। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है यहाँ जो आय है वो अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत है। ये जो आय है, जो हम वस्तु जो उत्पादित कर रहे हैं उसकी प्रत्याशित और नियोजित, या भी हम कह सकते हैं कि जो हमने पहले से सोची हुई है, अर्थात जो योजना बनाई हुई है वो उत्पादन है। हमने बात की थी ना, एक तो प्रत्याशित उपभोग होता है, एक प्रत्याशित निवेश होता है और एक प्रत्याशित अंतिम वस्तुओं की जो उत्पादित मात्रा होती है। तो ये जो वाई है वो प्रत्याशित अंतिम उपभोग जो वस्तु है, उत्पादित जो वस्तु है उसकी क्या है? मात्रा को दर्शाता है वाई। इस समीकरण के दो पद हैं स्वायत्त, एक तो है सी को कांस्टेंट कर दिया है, यहाँ पर हमने सी को कांस्टेंट कर दिया, आई को कांस्टेंट कर दिया, ये स्वायत्त उपभोग है और ये स्वायत्त निवेश है। तो दो कांस्टेंट पद है, तो सी और आई है उसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं, स्वायत्त स्वायत्त को हम एक जगह कर लेते हैं और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने जो ये कांस्टेंट सी है और कांस्टेंट आई है, दोनों स्वायत्त पद हैं, इनको हमने जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है ए। इसका अर्थ होता है स्वायत्त पद। ठीक है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, कांस्टेंट सी और कांस्टेंट आई दोनों को जोड़कर हमने ए लिख दिया, तो ये हमारा ए कांस्टेंट हो गया और सी वाई जो कि हमें फॉर्मूले में पहले से दिया हुआ था, सी वाई तो आ गया, सी और आई को दोनों को जोड़ के हमने ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि ये ए जो कि कांस्टेंट है ये दिखाता है सी प्लस आई, दोनों का जोड़ अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त व्यय। एक इसको दिखाता है जो अर्थव्यवस्था में जो स्वायत्त व्यय होता है, स्वायत्त उपभोग व्यय, स्वायत्त निवेश व्यय, जिसको स्वायत्त व्यय के रूप में, ए के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में जो स्वायत्त व्यय है ये दोनों घटक भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं और अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को क्या करते हैं? प्रदर्शित करने वाला सी प्राय स्थिर ही रहता है, किंतु आय में समय समय पर उतार चढ़ाव देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कांस्टेंट ए है जो कि स्वायत्त व्यय को दर्शाता है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कांस्टेंट उपभोग कंजप्शन और एक कांस्टेंट निवेश। ठीक है, तो स्वायत्त व्यय दोनों घटक जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। कांस्टेंट सी है, स्वायत्त उपभोग है, वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, और स्वायत्त निवेश है वो अलग तरह से व्यवहार करता है। और अर्थव्यवस्था की जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करने वाला जो जीवन निर्वाह उपभोग है, अर्थात आय के शून्य स्तर पर भी क्या होगा? कुछ ना कुछ उपभोग होगा, वो होगा कांस्टेंट सी, जो कि क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, और जो आई है, कांस्टेंट आई अर्थात जो स्वायत्त निवेश है, उसमें फिर भी समय समय पर उतार चढ़ाव देखा जाता है। आगे बच्चों समझ में। बाईं ओर जो दे रखा है वाई पद, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्याशित निर्गत को दर्शाता है ये,
अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत अर्थात नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। ये दर्शाता है वाई, जो दर्शाता है कि ये जो योजना के अनुसार जो उत्पादन होने वाला है अर्थव्यवस्था में, अर्थात योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में क्या पूर्ति होगी उसको दर्शाता है ये बाईं ओर का पद वाई। वाई, ठीक है बच्चों, आगे समझ में, जिसको कि हमने क्या किया था, बराबर कर दिया था एडी के। दूसरी ओर जो दाईं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त मांग प्रदर्शित होती है। कहने का तात्पर्य है, हमने जो फॉर्मूला बनाया है वाई बराबर ए, जो कि स्वायत्त व्यय को दर्शाता है, जिसमें सी और आई दोनों स्वायत्त तत्व शामिल है, इसके बाद सी वाई, ये जो है वो दिखाता है जो भी प्रत्याशित पूर्ति अर्थव्यवस्था में होगी, जो भी उत्पादन हो रही है अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, उसकी प्रत्याशित पूर्ति को ये दर्शाता है। जबकि ये जो है ये दर्शाता है प्रत्याशित मांग को, जिसमें कंजप्शन और जो निवेश है, जो दोनों को कांस्टेंट मान लिया, जो कि प्रत्याशित है, और इसको भी हमने यहाँ पर प्रत्याशित बता दिया है। तो यही बता रहा है कि ये प्रत्याशित मांग को दर्शाता है, प्रत्याशित पूर्ति, प्रत्याशित मांग। ठीक है, जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में होती है तभी प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित मांग के क्या होगी, बराबर होगी। ये है एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, और ये दोनों कैसी हैं, प्रत्याशित, मतलब जो योजना बनाई हुई है, जो नियोजित है। तो क्या होगी, जब अंतिम वस्तु बाजार क्या होगी, संतुलन में होगा, संतुलन की स्थिति होगी, तो प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित मांग की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, यदि अंतिम वस्तु के निर्गत से जो कि उत्पादक किसी नियत वर्ष में उत्पादन करने का नियोजन करता है, अंतिम वस्तु की प्रत्याशित मांग क्या हो, कम हो, मतलब प्रत्याशित मांग जो है ये वाली एडी वो कम हो एएस से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाई है वो क्या है, पूर्ति तो ज़्यादा है, और ये जो मांग जो हो रही है वस्तु की, उपभोग मांग और निवेश मांग, ये क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, मतलब वस्तु का उत्पादन तो अधिक हो रहा है, वस्तु की पूर्ति बहुत अधिक हो रही है, लेकिन लोगों के द्वारा उपभोग के लिए और निवेश के लिए कम मांग की जा रही है। यहाँ पर कहने का मतलब है, तो हम ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो सही नहीं होगा, मतलब इन दोनों को यदि हम बराबर कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो तो ज़्यादा है, जबकि डिमांड है वो कैसी है, कम है। समझ में आ रहा है, ये तो दोनों को बराबर करता है, प्रत्याशित मांग को प्रत्याशित जो पूर्ति है उसको बराबर करता है। लेकिन यदि मांगी जाने वाली मात्रा तो कम होगी और पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी, तो क्या होगा, ये सही नहीं होगा। क्या होगा, गोदाम में स्टॉक का अंबार लगा रहेगा, अंबार इसलिए लगेगा स्टॉक का क्योंकि जो वस्तुओं की पूर्ति अधिक है, उत्पादन अधिक है, लेकिन वस्तुओं की मांग ही नहीं है। यदि मांग नहीं होगी तो वस्तु की जो पूर्ति है वो कहाँ खपत होगी, तो इससे जो क्या होगा, जो उत्पादक करता है उसके पास क्या होगा, स्टॉक बहुत अधिक बच जाएगा, जिससे कि हम माल सूची का अनभिप्रेत संचय कहा जाता है। हमने सेकंड लेसन में भी पढ़ा था ना कि माल सूची का क्या हो जाना, संचय, अर्थात जो हम सोचते हैं उतना बिक नहीं पाता और माल क्या होता है, बच जाता है, तो इसे हम माल सूची का संचय भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि माल सूची का स्टॉक इसलिए फर्म के पास ही रहती है क्योंकि माल बिक नहीं पाता, स्टॉक रहता है, तो ये किसके पास रहेगी, माल सूची फर्म के पास ही तो रहेगी, क्योंकि फर्म इसको बेच ही नहीं पा रही है, फर्म का ये स्टॉक हो जाएगा जिसे वो अगले वर्ष भी काम में ले सकती है। माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माल सूची में जो परिवर्तन हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है माल सूची को, तो उसे हम माल सूची में क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। माल सूची में से जो हमने स्टॉक है जो हमारा, उसमें यदि हम परिवर्तन करते हैं, यदि उसको कम कर देते हैं तो ऋणात्मक निवेश हो गया, और यदि हम माल सूची में बढ़ावा कर देते हैं तो वो धनात्मक निवेश हो गया। आगे बच्चों समझ में, यदि माल सूची में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ये धनात्मक माल सूची निवेश है। यदि माल सूची में कभी, तब वह ऋणात्मक माल सूची निवेश है। यदि माल सूची में वृद्धि हुई तो माल सूची में धनात्मक निवेश हो गया। माल सूची में यदि कमी हो जाती है, स्टॉक कम हो जाता है, तो वो माल सूची में ऋणात्मक निवेश हो गया। आगे बच्चों समझ में, माल सूची में जो निवेश है वो भी दो कारणों से होता है। दो कारणों से माल सूची में निवेश किया जाता है। वो दो कारण कौन कौन से हैं? जो पहला कारण है वो है फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है, इसे हम नियोजित माल सूची निवेश कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ सेकंड लेसन में, माल सूची में संचय, अपसंचय, जो नियोजित क्या होता है, प्रत्याशित क्या होता है, यथार्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके हैं। तो ये कह रहा है कि माल सूची निवेश दो कारणों से होगा। यदि फर्म ने नियोजित कर रखा है कि उसे माल सूची में अपना माल बेचना नहीं है, अपने पास स्टॉक रखना है, उसको निवेश करना है, अगले साल
साल तक काम में लेना है तो वो होगा नियोजित माल सूची निवेश। कहने का मतलब फर्म विभिन्न कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास क्या करती है, रखने का निर्णय ले लेती है, उसे बेचती नहीं है, तो उसे हम नियोजित माल निवेश कहते हैं। दो तरीके से होता है ना निवेश, वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से कम या ज़्यादा हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि उसने नियोजित जो निवेश सोच रखा है कि इतना हमें लास्ट में माल सूची रखनी है, लेकिन जो बिक्री है वो तो या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, अर्थात जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, प्रत्याशित नहीं होती और उसके हिसाब से बिक्री हो जाती है, तो क्या होता है माल सूची या तो बचेगी या माल सूची नहीं बचेगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो दो प्रकार से निवेश होता है। जब फर्मों को माल सूची में वृद्धि या कमी करनी पड़ जाती है, इसे अनियोजित माल सूची निवेश कहते हैं। तो दो प्रकार का माल सूची निवेश हो गया, एक तो नियोजित जो कि सोचा समझा था और फर्म क्या करती है, जानबूझकर रखती है या जानबूझकर खत्म कर देती है, तो वो नियोजित हो गया। यदि फर्म ने जो कल्पना नहीं की थी, अप्रत्याशित रूप से फर्म की बिक्री हो जाती है या फर्म का माल बच जाता है, तो उसे अनियोजित माल सूची निवेश कहते हैं। समझ में आ गया? धनात्मक में क्या होता है, माल सूची में वृद्धि हो जाती है, ऋणात्मक में माल सूची में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से फर्म के द्वारा माल सूची निवेश किया जाता है। यद्यपि नियोजित जो y है, नियोजित C+I से अधिक है, फिर भी वास्तविक y वास्तविक C+Y के बराबर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी हमने बात की कि जो y है वो क्या होता है, C+I से अधिक हो गया। तो ये जो है y C+Y से अधिक हो गया, जो गोदाम है उसमें स्टॉक का अंबार लग गया, बहुत अधिक क्या हो गया, माल सूची हो गई, माल सूची बढ़ गई, जो अगली साल क्या होगी, काम में आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है पूर्ति अधिक है और मांग कम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये नियोजित जो हमारी y है वो नियोजित C+I से क्या है, अधिक है। तो ये नियोजित है तभी हो सकती है, लेकिन यदि यह यथार्थ होती तो यथार्थ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। वास्तविक जो समग्र मांग है और समग्र पूर्ति है वो हमेशा बराबर होती है। फिर भी वास्तविक y वास्तविक C+Y की क्या होगी, बराबर होगी। वास्तविक तो बराबर होती है, प्रत्याशित कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रत्याशित कम या ज़्यादा होती है तो उसमें कंपनसेशन होकर वो वास्तविक क्या हो जाती है, बराबर आ जाती है। याद हो गया, समझ में आ गया? लेखांकन तादम्य के दाईं और यथार्थ निवेश में मालों का अनभिप्रेत संचय के रूप में अतिरिक्त निर्गत को दर्शाता है। लेखांकन जो होता है, जो हम राष्ट्रीय का लेखांकन करते हैं, जो वास्तविक रूप से दर्शाता है, उसका दाईं ओर, ये दाईं ओर जो है वो यथार्थ निवेश है। ये निवेश में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि समग्र पूर्ति क्या है, अधिक है, समग्र पूर्ति क्या है, अधिक है, और जो C+I समग्र मांग क्या है, कम है, तो ये जो निवेश है वो क्या हो जाएगा, निवेश की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अत्यधिक निवेश किया जाएगा जिससे कि समग्र मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर दोनों बराबर हो जाएंगे और लेखांकन की दृष्टि से दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य जो प्रत्याशित में यदि ऊपर नीचे कमी ज़्यादा या समग्र मांग अधिक होती है, समग्र पूर्ति अधिक होती है, तो यथार्थ में ये दोनों बराबर हो जाती है कि इन दोनों में चेंजेस कर। तो यहाँ पर यही है कि यथार्थ निवेश में मालों का अनभिप्रेत संचय के रूप में अतिरिक्त जो निर्गत है उसको यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं। ये जो दाईं ओर हमारा ये आई है निवेश, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल स्वायत्त निवेश की बात की है, आई की जो कांस्टेंट होता है उसकी बात की है। जो हम ये भी यदि उसकी बात करेंगे प्रेरित निवेश की, तो उसमें क्या हो सकता है, वृद्धि और कमी की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करने पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकार के मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण राजकोषीय परिवर्त कर टी और सरकारी व्यय जो स्वायत्त है के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी हमने अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के केवल दो तत्व देखे हैं। एडी में हमने केवल एक तो C+I, क्योंकि ये कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, टू सेक्टर अर्थव्यवस्था की। यदि हम सरकार को भी शामिल कर लेते हैं, अर्थात जो तीसरा तत्व है वो G सरकारी व्यय या फिर हम कह सकते हैं सरकार का कर, ये दोनों इसमें शामिल होता है, उसको यदि हम शामिल कर ले तो ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गई। आगे बच्चों समझ में? तो ये भी समग्र मांग का निर्धारण करती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सरकार को शामिल करने पर वस्तु और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकार के जो मुख्य कार्यकलाप है, सरकार दो तरह के कार्यकलाप करती है। राजकोषीय नीति में हम अगले लेसन में देखेंगे, या तो सरकार क्या कर सकती है, व्यय करती है, या फिर सरकार के द्वारा कर वसूले जा सकते हैं। तो ये सरकार की राजकोषीय नीति होती है, जिसके अंतर्गत सरकार कर जो है वो लोगों पर लगाती है, उसको वसूलती है, या सरकार के द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यय किया जाता है। तो इन दोनों को यदि हम शामिल कर लेते हैं समग्र मांग में, जिसमें परिवर्त कर टी शामिल हो जाता है, सरकारी व्यय जो कि जी, जो दोनों शामिल हो जाते हैं, तो जी तो प्लस हो जाता है और टी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सरकार क्या होती है, कर लगाती है, तो लोगों की समग्र मांग क्या हो जाती है, घट जाती है।
कैसे कि सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं इससे लोगों की जो आय है, प्रयोज्य आय है, उसमें क्या आ जाती है कमी। आय में कमी हो गई तो लोग क्या करेंगे, कम उपभोग कर पाएंगे, कम उपभोग कर पाएंगे तो इसकी वजह से वो मांग भी कम करेंगे उपभोग की। समझ में आया? तो वो किसको प्रभावित करती है, ये सी को प्रभावित करती है, टी। तो इसे हम सी टी भी लिख सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? क्योंकि ये उपभोग मांग को प्रभावित करता है कर, ठीक है। और सरकारी व्यय है, इससे समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य फर्मों तथा परिवारों की तरह सरकार अपने व्यय जी के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है। जी से समग्र मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी ओर सरकार कर लगाकर परिवारों की आय का एक अंश क्या ले लेगी, प्रयोज्य आय सरकार के द्वारा क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। अतः उसकी प्रयोज्य आय, जिसे कि हम वाई डी के द्वारा लिखते हैं, y माइनस टी हो जाएगी। y माइनस टी आय में से कर ले लिया जाएगा तो ये क्या बचेगी, प्रयोज्य आय बचेगी। वो हो जाती है, परिवार इस प्रयोज्य आय के केवल एक अंश का ही व्यय उपभोग के लिए करते हैं। परिवार क्या करते हैं, जो प्रयोज्य आय है उसका एक ही अंश क्या करते हैं, उपभोग के रूप में लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा जो प्रयोज्य आय है वो भी दो चीज़ों से बनी है, या तो कंजप्शन होता है या निवेश या बचत की जाती है, ठीक है। तो यह क्या करती है, परिवार जो प्रयोज्य आय है जो उसकी कम हो गई है, सरकार ने कर के द्वारा कम कर दी है, तो उसका एक भाग उपभोग को प्रभावित करेगा। उपभोग प्रभावित होगा तो समग्र मांग भी क्या होगी, प्रभावित होगी। यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसको आपको समझ के अच्छे से याद करना है, समझ लेना है, तब ही तो आप क्या कर पाएंगे, उसको कनेक्ट कर करके और हम आगे की चीज़ें याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका निर्धारण कर पाएंगे। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर ये है कि जो y है उसमें कंजप्शन जो कांस्टेंट था वो हो गया, I जो कांस्टेंट था वो हो गया, ये हो गया हमारा स्वायत्त उपभोग, ये हो गया हमारा स्वायत्त निवेश, जी हमने सरकारी व्यय यहाँ पर शामिल कर लिया, फिर इसमें सी वाई माइनस टी कर दिया। अर्थात जो ये सी वाई माइनस टी का मतलब होता है सी वाई जो कि हमने पढ़ा था, इसके अंदर जो आय है, आय में से भी कौन सी टी को घटा दिया तो कौन सी आय बचेगी, प्रयोज्य आय। तो वाई माइनस टी, यहाँ सी टी कर दिया मैंने इसको, तो माइनस सी टी भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर लिख दो वाई माइनस टी, ये आपकी प्रयोज्य आय होगी। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए डी बराबर सी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, आई जो कि कांस्टेंट है, जी, और इसके बाद जो हमारी सी वाई थी उसको हम सी वाई डी लिख देते हैं, जिसमें से कि वाई डी अर्थात प्रयोज्य आय कर की जो राशि है उसको हमने यहाँ पर आई में से घटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा समग्र मांग का फॉर्मूला हो गया सरकार को शामिल करने पर। आगे बच्चों समझ में, इसके बाद है सी और आई की तरह जी माइनस सी टी स्वायत्त पद ए में शामिल हो जाता है। जैसे हमने कांस्टेंट सी को शामिल किया था, कांस्टेंट आई को शामिल किया था, वैसे जी माइनस जो सी टी है, जी माइनस सी टी कैसे हुआ, जो जी है इसको यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जी माइनस सी, और यहाँ पर जो टी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सी माइनस, ये आ जाता है हमारा जी माइनस सी टी। आगे बच्चों समझ में, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, स्वायत्त पद मान लेते हैं। आ गया, इससे विश्लेषण में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमने इसको स्वायत्त मान लिया, स्थिर मान लिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जो विश्लेषण हमारा पहले चला रहा था वो ही चला आएगा। यह भी द्रष्टव्य है कि सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर और दिए गए उपदान के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य अर्थात सकल घरेलू उत्पाद तादम्य रूप से राष्ट्रीय आय के क्या होते हैं, समान होते हैं। यह भी बात मानी जाती है यहाँ पर कि सरकार जो या तो कर दे दे लगा दे लोगों पर, या फिर सरकार के द्वारा क्या किया जाए, अनुदान की राशि दी जाए, तो उसके बिना भी जो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन हो रहा है, वो सकल घरेलू उत्पाद जो हो रहा है, वो देश की राष्ट्रीय आय की जो तादात्म्य जो आइडेंटिटी का हमने मार्क लिया था उसके लगभग बराबर होता है। आगे बच्चों समझ में, कहने का तात्पर्य यह है कि जो समग्र मांग है वो तीन तत्वों से यहाँ पर हमने मिलकर बनाई है, सी, आई और जी, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, जो कांस्टेंट सी जो कि हम मानते हुए चल रहे थे, स्वायत्त उपभोग, निवेश जिसको भी हमने स्वायत्त कर दिया था, और हम यहाँ पर जी है उसको भी हम स्वायत्त व्यय ही कर लेते हैं, सरकार का जो व्यय है। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, ए जो कि हमारा स्वायत्त व्यय है उसमें शामिल कर देते हैं, और जो टी की राशि जो हमने प्रयोज्य आय में की थी वो भी यहाँ पर शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उपभोग है वो केवल किस पर निर्भर करता है, समग्र मांग है वो केवल आय पर निर्भर करती है, जो कि हमने सी वाई के द्वारा दर्शाई थी।
आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है, समझनी है और उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समग्र मांग के कौन कौन से अवयव हैं, किस तरीके से ये फॉर्मूलेज बनते हैं, स्वायत्त व्यय में क्या क्या आता है, सरकारी व्यय शामिल करने पर, कर शामिल करने पर, अनुदान शामिल करने पर किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखनी है, समझनी है, याद भी करनी है, ताकि हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तब इन सब चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लघु अवधि में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।